गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम समझने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे शेयर कैपिटल। ये आपके +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कंपनी इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो 5-6 चीज़ें इसके डेफिनेशन के अंदर आ रही हैं कि एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, हैविंग सेपरेट एंटिटी जिसकी अपनी एक अलग से पहचान है, विद परपेचुअल सक्सेशन जो कि एक लंबे समय तक एक अनगिनत लाइफ के लिए लगातार चलती रहेगी, एंड हैव ए कॉमन सील और जिसकी अपनी एक अलग से स्टैंप है जिसके अंडर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, सेल परचेज़ के एग्रीमेंट्स कर सकता है। तो कंपनी से पहले हमने पढ़ा था कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या पार्टनरशिप फर्म्स, अब कंपनी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले देखते हैं नीड। एज़ वी नो कि जो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप थी उसके अंदर मैक्सिमम हमने लिए थे पार्टनर्स 20, तो जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे मनी की फॉर्म में या एक्सपर्टाइज की फॉर्म में। बट अगर हमें चाहिए हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स और रुपीज़ और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज, देन वी नीड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जो कि अपना छोटा छोटा पार्ट कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारे पास कई करोड़ों के अंदर पैसे इकट्ठे हो जाएं। दिस क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ कंपनी। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, जो उसके ऑनर्स हैं उसको अब हम कहेंगे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। आल्सो उनका जो कैपिटल होएगा उस कैपिटल को भी हम कहते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि वो डिवाइडेड है छोटे छोटे शेयर्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं शेयर्स। तो ओवरऑल यही है कि ज़्यादा रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज और मनी की फॉर्म में इकट्ठे करने के लिए हमें एक लार्ज ग्रुप चाहिए पीपल का। तो वो हमारे पास कैसे इकट्ठा हो सकता है, कंपनी की फॉर्म में, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ हम 20 पार्टनर्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमारे पास आ जाता है कि जो हमने कंपनी बनाई है उसके फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल पर्सन है कि कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड क्रिएटेड बाय लॉ, कि कंपनी की एक अपनी अलग से पहचान है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। इसमें ध्यान रखना कि जो भी पार्टनरशिप में हमने नाम पढ़ा था पार्टनर्स, अब कंपनी के अंदर नाम आएगा ओनर्स या मेंबर्स। ओनर्स का नाम है मेंबर्स या उनके शेयर होल्डर्स। तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से अलग अपनी उसकी एक पहचान है। दूसरा उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड, कि जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर परचेज़ किए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उनको उस अमाउंट तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है कि पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फर्म को तो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट भी लूज़ कर देंगे, अपना कैपिटल भी सारा लूज़ कर लेंगे। अगर उससे भी उसकी जो कमी पूरी नहीं होती उस लॉस की, तब उसको अपने प्राइवेट एसेट्स में से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। पर कंपनी के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर्स ने जितने शेयर लिए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा उनका डूब सकता है, इससे ज़्यादा उनसे हम कोई डिमांड नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसके अगला फीचर। द नेक्स्ट फीचर इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसकी एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए बहुत लंबी एक एग्जिस्टेंस रहेगी। ये कुछ सिंपल से जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी होगी, तो पार्टनरशिप तो क्या है वहाँ पे डिसॉल्व होगी थी, पर इस केस के अंदर कंपनी की एग्जिस्टेंस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी और या चेंज ऑफ मेंबर्स। इससे कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं होता अनलेस फाइनली लिक्विडेटेड।
सिर्फ अपने फाइनल, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी किसी और कारण से। पार्टनर के डेथ या इंसॉल्वेंसी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट आ गया कॉमन सील, कि कंपनी की अपनी एक सील है जो उसके एक सिग्नेचर्स की तरह काम करती है, जिसके अंडर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, कोई भी एग्रीमेंट्स कर सकती है शेयर परचेज़ के अपने लेवल पे। आगे आ गया इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट कर सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इसके अंदर बड़े फ्रीली हो सकते हैं, एक मेंबर दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है, जब मर्ज़ी इसके शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किसी अदर पार्टनर्स या मेंबर्स की कोई भी हमें कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेगुलेशंस, कंपनी जैसे फर्म के अंदर थी पार्टनरशिप डीड, तो इसी तरह कंपनी के रेगुलेशंस के लिए वहाँ पे क्या है उनके पास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराने से पहले तैयार करने पड़ते हैं, जिसके अंदर उन्होंने सारी टर्म्स लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे कंपनी ने क्या बिजनेस करना है और कैसे इसको चलाना है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट, कंपनी जो मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये नया नाम आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। हमें पता है कंपनी के अंदर कई लाखों के अंदर शेयर होल्डर्स होंगे, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स वहाँ पे कंपनी को चलाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं कुछ डायरेक्टर्स का, और वो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप एक बनता है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी की मैनेजमेंट को संभालता है। आगे आ गया रजिस्ट्रेशन, कंपनी को कंपलसरी है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर करवाए, हालांकि फ़र्म के लिए ये कंपलसरी नहीं था। नेक्स्ट आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, हालांकि ये फ़र्म के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं था। साथ ही साथ कंपनी को ऑडिट भी करवाना ज़रूरी है, पर फर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। तो ये सारे इसके फीचर थे हमारी कंपनी के। तो अगेन थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं कि इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, एक कॉमन सील है उसके पास, सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसके पास मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जो रिक्वायर्ड है लॉ के अकॉर्डिंग वैसे बनाना ज़रूरी है, उनकी ऑडिट करवाना ज़रूरी है। तो इसके अलावा हमने 2 फीचर पहले और पढ़े थे कि इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैव लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट अब हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मेरे को लगता है कि अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा है सारे इसके फीचर्स, तो साथ के साथ मैं इसके डिफरेंस बताता गया हूँ उसके फ़र्म के, तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम सोच भी सकते हैं कि क्या क्या देखा है, कि जैसे इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसके अंदर मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बुक्स की ऑडिट करवाना ज़रूरी है, बिजनेस भी जो इन्होंने मेंशन कर दिया एक बार वही इनको चलाना ज़रूरी है। इसी तरह से जो डिसोल्यूशन है कंपनी की वो अपने आप नहीं हो सकती, किसी भी पार्टनर की डेथ या डिसोल्यूशन के ऊपर, या पार्टनर की डेथ या कोई रिटायरमेंट के ऊपर। तो यही सारे डिफरेंस बन के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अभी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो look here, these are the main differences. Distinguish between the partnership and joint stock company. तो बड़ा ही शॉर्टकट में मैंने इसको लिखा है। पार्टनरशिप के अंदर इट इज़ गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज़ गवर्न्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, इधर कंपलसरी, मिनिमम पार्टनर्स के 2 और मैक्सिमम कितने हैं 20, मिनिमम पार्टनर्स जो इसके मेंबर्स हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लाखों में करोड़ों में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट एंटिटी है। ये पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है,
यहाँ पे लिमिटेड है। यहाँ पे पार्टनर्स के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हैं, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। ऑडिट कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे ऑडिट कंपलसरी है। पार्टनर्स मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो आगे उनकी मैनेजमेंट को संभालते हैं। फिर आ गया पार्टनर्स कैरी ऑन एनी बिजनेस, को वो बिज़नेस को चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो बिज़नेस मेंशन किया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सिर्फ वही काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ उनको कई तरह की और स्पेशल रेजोल्यूशंस को पास करना पड़ेगा, मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना बिजनेस चेंज कर सकती है कंपनी। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है कभी भी डेथ या इंसॉल्वेंसी के कारण, पर यहाँ पे कंपनी की लाइफ परमानेंट है। यहाँ पे प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है, हमने डीड के अंदर लिखा हुआ है वैसे होएगी, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट का है, जिसको हम अब डिविडेंड का नाम देंगे, वो होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या जैसे डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है। यहाँ पे पार्टनर्स कैन बी वाउंड अप, पार्टनरशिप जो है कैन बी वाउंड अप बाय एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप की वाउंडिंग अप या लिक्विडेशन जो है एग्रीमेंट से भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे जो इसकी वाइंडिंग है कंपनी की वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है। तो ये था उसका एक लास्ट डिफरेंस। अगेन इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं सारा। इसका यहाँ पे एक्ट कौन सा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे 2013 कंपनी एक्ट है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स, उसके सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं है, ये वाली ये है। इधर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इधर लिमिटेड है। यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर नहीं है, यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे पार्टनर्स मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो मेमोरेंडम के अंदर हमने स्पेसिफाई किया है वो वाला। यहाँ पे डिसोल्यूशन पॉसिबल है बाय द ड्यूरिंग द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, या सिर्फ उनकी जो जस्ट बाय एग्रीमेंट वो अपने कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लाइफ परमानेंट है, और वाइंडिंग अगर होएगी तो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग एंड पे होएगी। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट की है वो एज़ पर द एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट या डीड हमारे पास इसमें बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग होएगा, पर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दीज आर द डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा इसके अंदर हाउ इस कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, कि कोई भी जो कंपनी है शुरू कैसे हुई, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, कैसे वो बिज़नेस स्टार्ट करती है, कैसे किसी के मन में ये आइडिया आया कि कंपनी बनाई। ठीक है, तो इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। मान लो हमने कोई कंपनी बनानी है तो किस तरह से वो कंपनी तैयार होएगी। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में पहले इसको देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले प्रमोशन होएगी, मतलब जैसे मान लो कि मैं और मेरे साथी कुछ हम कोई आइडिया लेके आते हैं कि एक कंपनी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इस वक्त मैं और जो मेरा ग्रुप है कुछ मेरे दोस्तों का, वो हम क्या हैं, प्रोमोटर्स। तो हम प्रोमोटर्स क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वो हमारी क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अब हमारी कंपनी का काम शुरू नहीं हो सकता जब तक हम ये तीसरा स्टेप पूरा नहीं करते, कि जब तक हम ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगेन सबमिट नहीं करते रजिस्ट्रार को, और जब तक ये हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेते तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें पता है कि जो कंपनी है उसने पब्लिक से पैसे शेयर्स की फॉर्म में इकट्ठे करने हैं। तो शेयर पब्लिक जो कंपनी है शेयर जारी करेगी, और जो पब्लिक है उन शेयर्स को ख़रीद के हमारे अंदर लिए इन्वेस्ट करेगी। तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तब जाके हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही है कि पहले ये मेरा ग्रुप जो मेरा और मेरे दोस्तों का था, जिसने ये आइडिया लेके आए हैं जो पहले कंपनी बनाने का, कि बिज़नेस कंपनी की फॉर्म में करना है, तब हम कहते हैं पहला स्टेप क्या है, प्रमोशन। और वो आइडिया जिसके मन में आया है वो सारे कौन है, प्रोमोटर्स। ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सनस हु एग्री
टू स्टार्ट ए बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स इकट्ठे होकर जाएंगे किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, और उन डॉक्यूमेंट्स को देख के अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या हमारी इनकॉर्पोरेशन कर देगा। तो वो कैसे करनी है कि इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहले ए पार्ट है कि प्रोमोटर्स गेट द नेम ऑफ कंपनी अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पहले हम अपनी कंपनी का जो कोई नाम हमने डिसाइड किया है वो अप्रूव कराना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से ये हो गया। दूसरा काम है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करने हैं उनके पास, वो नाम पहले भी हमने पढ़े हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो हम स्टार्टिंग में कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे उनकी कंसेंट के हम उस कंसेंट के अंदर वो क्या लिख के देंगे कि येस वी आर रेडी टू वर्क फॉर दिस कंपनी। फोर्थ, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। इसके अलावा हम एक डिक्लेरेशन उनको साइन करके देंगे कि जो भी कंपनी एक्ट की प्रोविजंस हैं, जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसको सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाता है देन ही इश्यूज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सिर्फ हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम अभी तक बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते जब तक ये अगला स्टेप हम पूरा ना कर लें। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना है हमने, तो इट कैन बी इशूड आफ्टर द सबमिशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो पहला क्या है, एक तो हम कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस देंगे सेबी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को बिफोर इशू टू द पब्लिक, कि जो शेयर्स हमने जारी करने हैं और उसके साथ में जो हमने प्रोस्पेक्टस जारी करना है वो प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी हम देंगे सेबी को और ROC को। तो प्रोस्पेक्टस होता है क्या है कि एक पूरा प्लान है इसके अंदर कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, हम एनुअल किस लेवल का बिजनेस करेंगे और कितना हमें प्रॉफिट होएगा, कितना हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक को। तो ये सारे उसकी एस्टिमेटेड जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर लिखे होते हैं, तो ताकि पब्लिक इसको पढ़ के इससे अट्रैक्ट होके हमारे शेयर्स को ख़रीदे और वो पैसा जो हमारे पास इकट्ठा होएगा उन पैसों को हम बिजनेस करने के लिए यूज़ करें। आ गया कि पहले तो उन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस उनको सबमिट कर दिया। अब वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कि जो हमने एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया अपनी कंपनी का, उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे ऑफिशियल से। तीसरा, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो कुछ डिक्लेरेशन देंगे। कौन कौन से हैं, नंबर 1 कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं अभी तक, क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस तो जारी किया ही नहीं, तो सब्सक्राइबर कौन होंगे। तो सब्सक्राइबर क्यों हैं, जो भी हमारे कुछ डायरेक्टर्स हैं और साथ में कुछ जो प्रोमोटर्स हैं। तो हमारे लिए भी एक ज़रूरी होता है कि हमने इतने % शेयर्स कुछ लेने हैं, ठीक है। तो वो शेयर्स जो हमने लिए हैं अगर कंपनी से, तो उसके लिए हमने पैसे उनको दे दिए हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है। तो एक तो डिक्लेरेशन ये देना डायरेक्टर्स ने। दूसरा कि जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का वो 5 लाख रुपये से कम नहीं है। तो दोबारा फिर इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि कंपनी की हमने इनकॉर्पोरेशन करनी है। सबसे पहले जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक आइडिया इसका बनाते हैं टू डू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। और इस तरह से जो आइडिया क्रिएट करना उसको हम कहते हैं प्रोमोशन। अगला आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कि 4 डॉक्यूमेंट्स हमने देनी है ROC को। एक तो हमने मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स की कंसेंट देनी है, और एक अपनी तरफ से डिक्लेरेशन देना है कि सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स कंपनी एक्ट की हम पूरी करेंगे, ठीक है। अपना जो नेम है वो वहाँ से अप्रूव करवा लेना है। उसके बाद हमें जो ROC है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब हमने लेना है रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए हमें एक प्रोस्पेक्टस उनको जमा करवाना पड़ेगा, एक अपने ऑफिस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, एक हमें उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा,
कि हमने जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ने जो शेयर लिए हैं उसके पैसे जमा कर दिए गए हैं और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है पेड अप शेयर कैपिटल वो 5 लाख रुपीज़ से कम नहीं है। तो इस तरह से कंपनी को क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद ही कंपनी जो है अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा कि शेयर्स होते क्या हैं, कौन से शेयर हमने जारी करने हैं प्रोस्पेक्टस को दिखा के। तो क्वेश्चन का नाम भी यही है, व्हाट इज़ शेयर, गिव इट्स वेरियस टाइप्स। तो शेयर पहली बात तो है क्या, किस चीज़ को हम शेयर कहते हैं। लोगों से हम अक्सर सुनते हैं कि हाँ मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं, ठीक है। तो शेयर क्या है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी का कंप्लीट कैपिटल है, ठीक है, तो उसका एक हिस्सा उसको हम कहते हैं शेयर। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, तो स्टॉक की हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, वो भी क्या है, शेयर ही इसको गिना जाता है। तो ये डेफिनेशन दी गई है हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 और द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। अब हमने देखनी है कि शेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो शेयर्स दो टाइप्स मेन है इसकी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर जो है दो तरह के हैं, सिंपल इक्विटी शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स की जो आगे 8 टाइप्स हैं कि क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इनकी हम 1 बाय 1 सारी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल से पहले एक रफ आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे जिसको किसी ना किसी तरह की प्रेफरेंस मिली हुई है, चाहे उनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, चाहे उनको अपने जो लगाए हुए पैसे हैं शेयरों के अंदर वो वापस मिलेंगे कंपनी के बंद होने पे। तो उन चीज़ों के अंदर इनको प्रेफरेंस है, पर इक्विटी के अंदर ऐसे उनकी प्रेफरेंस नहीं है। पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को एक अलग से बेनिफिट मिलता है कि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ये वोट कर सकते हैं कंपनीज के किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि दीज आर द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, कि ऐसे शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं, जिनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। दीज शेयर्स दे हैव नो प्रेफरेंस रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड, ना तो उनको एनुअल डिविडेंड सबसे पहले मिलता है और ना ही रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये कंपनी के बंद होने पे अगर पैसे वापस मिलने हैं वो भी इनको पहले नहीं मिलते, लास्ट में मिलते हैं। सो दे कैन गेट ओनली द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है। पर इतना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है अगर, तो इसके बदले में इनको बेनिफिट क्या है कि दे हैव वोटिंग राइट्स। तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में कि ये कंपनी के डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी के बाद हम देखेंगे इसका तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ये क्या कौन से शेयर हैं। तो है तो नाम जैसे इक्विटी शेयर्स, पर ये जारी किए जाते हैं सिर्फ डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को फॉर द स्पेशल वर्क डन बाय देम, ठीक है। और ये वैसे ही जनरली हम नहीं दे सकते, इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें उनको डिसाइड देखना पड़ता है कि कितने शेयर देने हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है इस वक्त शेयर्स की, और हम इनको कितने रेट पे देने जा रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्स हमने उनको डिस्काउंट पे ही देने हैं, कम के रेट पे देने हैं उनको। तो
यहाँ पे हम देखते हैं कि सच इक्विटी शेयर्स दे आर इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी एट ए डिस्काउंट। इनको हमने डिस्काउंट पे जारी करना है। कंपनी कैन इशू सच शेयर्स बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, प्राइस टू बी रिसीव्ड, नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, तब जाके ये पास करने के बाद हम उनको जारी करते हैं। अब दूसरी टाइप आ गई प्रेफरेंस शेयर्स। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इनको प्रेफरेंस है। दे एन्जॉय द प्रेफरेंस रिगार्डिंग रिसीट ऑफ डिविडेंड एट द फिक्स्ड रेट। दूसरा, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। पर इन शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब हमने इसकी टाइप्स देखनी है फर्दर। पहला है कन्वर्टेबल। तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें वो कन्वर्टेबल हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल है। रिडीमेबल कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम रिडीम कर सकते हैं, कि उसके पैसे वापस करके शेयर होल्डर्स को, कि जितने के शेयर थे शेयर के पैसे वापस दे दिए और ये रिडीम हो गए। और दूसरा आ गया नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल कि जो कि उनका अमाउंट हम वापस नहीं करते। तो इस तरह के शेयर वैसे अब कंपनी एक्ट ने बंद कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं कि ये कंपनी इसको जारी नहीं कर सकती। अगला पॉइंट आ गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं कि जिनको अगर डिविडेंड नहीं मिलता किसी साल में लॉस होने के कारण, कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं थे, इनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर नहीं पैसे दे पाए तो वो लैप्स नहीं होएगा अमाउंट। तो कंपनी को वही अमाउंट अगले साल के डिविडेंड के साथ में जोड़ के इकट्ठा देना पड़ेगा। अगर अगले साल भी वो पैसे नहीं हैं तो उसके अगले साल में जब प्रॉफिट होएगा तो उसके अंदर सारे सालों का इकट्ठा डिविडेंड उनको देना पड़ेगा। तो शेयर्स ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट एंड कैन बी पेड इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इट डज नॉट एक्सपायर ड्यू टू द लॉस इन दैट ईयर। तो दूसरी इसकी उल्ट जो टाइप आ गई नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स जिनका जो राइट है वो लॉस कंपनी को होने के कारण एक्सपायर हो जाता है, तो उनको उस साल का जो डिविडेंड है वो नहीं मिलता। अगले साल अगर प्रॉफिट कंपनी को होता है तो सिर्फ प्रॉफिट वाले साल का ही उसको डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का नहीं। तो उसको हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट अब हमारे पास टाइप आ जाएगी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं? कि ऐसे शेयर्स जिसके पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, कि मान लो कि कंपनी को जितना भी कोई प्रॉफिट हुआ है उसमें से उन्होंने प्रेफरेंस को जो देना था दे दिया, उसके बाद बचा हुआ इक्विटी को भी दे दिया, पर उसके बाद भी अगर उसके पास कुछ अमाउंट सरप्लस बचते हैं प्रॉफिट के, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उसके अंदर हिस्सा मिलता है बचे हुए हिस्से में। तब उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा बचे हुए प्रॉफिट के अंदर उसको हिस्सा नहीं मिलता तब उसको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ गया डिफरेंशिएट प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के पास तो वही सारे डिफरेंस बन जाएंगे कि प्रेफरेंस है टू गेट द डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड उनकी फिक्स्ड है प्रेफरेंस टू गेट रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो यही तीनों पॉइंट इक्विटी के अंदर क्या है, यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है डिविडेंड की, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, ना ही उनको प्रेफरेंस है टू गेट रिटर्न ऑफ कैपिटल
अगला आ गया कि ये हमने जितनी टाइप्स पढ़ी थी कि रिडीमेबल भी हो सकते हैं, ये कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। वही तीनों पॉइंट अब इसके अंदर क्या है, ना तो रिडीमेबल है, ना ही कन्वर्टेबल है और ना ही क्यूमुलेटिव है। अगले दो पॉइंट्स कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है और ना ही ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट ये इधर क्या आ जाएंगे, इनके पास वोटिंग राइट्स हैं और ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट, इनके पास ना इनको हम बोनस शेयर दे सकते हैं, ना इनको हम राइट शेयर दे सकते हैं। इधर इनको हम बोनस और राइट शेयर दोनों दे सकते हैं। इधर कोई भी कंपनी जो है उसके पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकते, साथ में इक्विटी वाले शेयर ज़रूर होंगे। पर इस केस में कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर अगर हैं तो पॉसिबल है कि ए कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे इनके। अब हम करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहले हमने की थी टाइप्स ऑफ शेयर कि शेयर कौन कौन से टाइप के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब हमने बात करनी है कि जो टोटल जो कैपिटल हमारा बन गया कंपनी का, ठीक है, उस कैपिटल को एक ही नाम देना है शेयर कैपिटल या कोई और नाम भी हम दे सकते हैं। उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो लुक हियर, सबसे पहले आ जाएगा कि शेयर कैपिटल है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं। शेयर कैपिटल कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कि टोटल जितना अमाउंट कलेक्ट किया है कंपनी ने शेयर जारी करके पब्लिक से, दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब हमारे पास टाइप्स आ जाएगी। तो पहले सभी टाइप्स का नाम हम देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तीन मेन टाइप्स हैं जो हमने हमारी बैलेंस शीट के साथ में एक्स्ट्रा नोट्स दे के शो करने हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन इशू इन द लाइफ टाइम। सच अमाउंट इज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिफोर रजिस्ट्रेशन। कि ये मान लो कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी पूरी लाइफ के अंदर शेयर जारी करके इकट्ठा कर सकती है। मान लो कि मैंने सोचा हुआ है कि 1 करोड़ रुपीस मैं अपनी पूरी लाइफ में कंपनी में इकट्ठा करूँगा, ठीक है, उसमें से मैं अभी सिर्फ 70 लाख के शेयर जारी करता हूँ, ठीक है। तो मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 1 करोड़। तो बाकी का 30 लाख जो रुपीज़ है वो मैं बाद में कभी ज़रूरत पड़ने पे उसको हम शेयर जारी कर देंगे, ठीक है। तो मैं अपनी कंपनी के लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पब्लिक से इकट्ठे नहीं कर सकता। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट आ गया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है कि जो मैंने 1 करोड़ में से 7 करोड़ के शेयर जो जारी कर दिए, ठीक है, तो वो 7 करोड़ वाला क्या हो गया मेरा इशूड कैपिटल। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ये इसका हिस्सा है ऑथराइज्ड वाले का। इशूड टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो मैंने पब्लिक को जारी कर दिया सब्सक्रिप्शन करने के लिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम लेते हैं कि मैंने ऑफ़र किया है, प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया पब्लिक के अंदर कि मेरे बिजनेस के इस तरह से ब्राइट फ्यूचर्स हैं, तो मेरे को कंपनी को इतना फ़ायदा होएगा, ठीक है, आप भी इसके अंदर हिस्सेदार बनो। तो इस तरह की जो मैंने उसमें अंदर चीज़ें लिखी हैं ताकि जनरल पब्लिक जो है उसको पढ़ के अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनी के अंदर वो शेयर्स ख़रीदें, ठीक है। तो इस तरह से जब वो हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं और वो आगे जाके हमारे शेयर्स को ख़रीदते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गया तीसरा पार्ट।
कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब वाला इसका एक हिस्सा है इशूड वाले का, कि जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हैं कि मान लो कि मैंने अथराइज्ड मेरा कैपिटल था 100 करोड़। 100 करोड़ में से मैंने इशू किए हैं सिर्फ 70 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स। रुपीज़ 100 करोड़ अथराइज्ड था, रुपीज़ 70 करोड़ के मैंने शेयर जारी कर दिए। और अब जब शेयर जारी किए तो ये भी पॉसिबल है कि पब्लिक ने 70 के 70 करोड़ के शेयर खरीद लिए। ये भी पॉसिबल है कि उसने 60 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि उसने इससे डबल या इससे ट्रिपल रुपीज़ की मेरे पास रिक्वेस्ट भेज दी, एप्लीकेशन भेज दी कि 140 करोड़ की। मैं यहाँ 3 पॉइंट्स बनाते हैं कि यहाँ तो सिर्फ 65 करोड़ के लगे हैं, या 70 करोड़ एग्जैक्ट आ गए, या मैं कहता हूँ 140 करोड़ रुपए शेयर की एप्लीकेशंस आ गई मेरे पास। तो जब मेरे पास कम एप्लीकेशंस आती हैं तब हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, और जब उससे ज़्यादा अमाउंट की एप्लीकेशंस आती हैं उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, शेयर्स अगर कम अप्लाई हुए हैं तो हो जितने अप्लाई हुए हैं हम उतने ही जारी करेंगे। अगर एक ज़्यादा अप्लाई हुए हैं 140 करोड़ रुपए के, अगर पब्लिक मांग रही है हमसे, तब हम इस 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ एक को हम पूरे शेयर्स दे देंगे जितने डिमांड किए उन्होंने, और कुछ एक को हम प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दे देंगे कि मान लो 100 उसने मांगे हैं, उसको मैंने 50 दे दिए, या कोई भी और क्राइटेरिया कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो अभी हमारा ये था कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक या मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इट कैन बी ओवर सब्सक्रिप्शन और इट कैन बी अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब था? इस वक्त कि जब सब्सक्राइब किए हैं ज़्यादा और इशू किए थे हमने कम। तो ये इस तरह का जो केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का है, और इस तरह का जो केस है वो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, कि मैंने इशू किए थे 70 करोड़ के और सब्सक्राइब हुए हैं सिर्फ 65 करोड़ के। तो इस तरह की यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख भी दिया है। अब सब्सक्राइब कैपिटल को हमेशा हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, पहला है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि मैंने 70 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए थे, जिसमें 7 करोड़ के शेयर थे और हर एक शेयर था 10 रुपये का। ठीक है, तो कंपनी ने डिमांड जितने किए पैसे उतने के उतने पब्लिक ने उनको पैसे दे दिए। ठीक है, कंप्लीट 70 करोड़ इकट्ठा हो गया, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बट मान लो कि इन 70 करोड़ में से हमारे पास 1 करोड़ कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पूरे 10 रुपीज़ नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ 8 रुपीज़ के हिसाब से पैसे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है कभी भी इकट्ठे 10 रुपीज़ नहीं मांगती। शेयर 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी कभी भी जो शेयर का अमाउंट है वो पूरे का पूरा इकट्ठा नहीं मांगती, वो स्टेप्स के अंदर मांगते हैं। तो मान लो कि एक स्टेप था 2 रुपये वाला, वो उन्होंने लास्ट में मांगा था और कुछ शेयर होल्डर दे नहीं पाए, तो हम कहेंगे 2 रुपये नहीं आए, तो बाकी के 8 रुपये आ गए। ठीक है, तो जिनके पैसे कंप्लीट नहीं आते उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक है, पर मान लो कि अब अगला पॉइंट हम करने जा रहे हैं रिज़र्व कैपिटल, कि मान लो कि कंपनी का जो शेयर था 10 रुपीज़ का, पर कंपनी ने मांगे ही सिर्फ 8 रुपीज़ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कंपनी ने 10-10 रुपये वाले शेयर जारी किए थे, पर कंपनी कहती है कि मेरे को सिर्फ एक बार आप 8-8 रुपये तक पैसे भेज दो, बाकी के 2 रुपये हम जब कोई ख़ास ओकेज़न आएगा, कंडीशन आएगी, तब हम आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो 2 रुपीज़ पर शेयर उसने कंपनी ने नहीं डिमांड की है, अभी तक मांगे ही नहीं पब्लिक से। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिज़र्व कैपिटल। ठीक है, तो
इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड बाय द कंपनी, जो कि अभी तक कॉल ही नहीं किया कंपनी ने, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि जो वो कहते हैं कि हम इसको सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आपसे कॉल कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक तो नाम है बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए नए होंगे सारे, तो उतने ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनेंगे छोटे, जो कि हमारे अगले पैस जो कि 11 नवंबर को होने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो इसको बहुत ही ध्यान से एक बार, दो बार या 4-5 बार इसको सुनना, इसके छोटे क्वेश्चन आप तैयार करो, उसको रीड करो बार बार, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स।